हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बालन शाह के ऊपर। बालन शाह जो कि नेपाल के नवनियुक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, नए नए आए हैं अभी, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में बहुत ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर था, इंडिया और नेपाल के बीच में। तो पहले जानते हैं कि बालन शाह कौन है। बालन शाह की अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम है बालेंद्र शाह। शॉर्ट में या पॉपुलर नेम जो है बालन शाह बोल देते हैं इनको, लेकिन इनका पूरा नाम बालेंद्र शाह है। अगर इनकी हम बात करें तो इनका जो जन्म है 27 अप्रैल 1990 को, ठीक है, नेपाल के काठमांडू में नारा देवी पड़ता है, वहां पे जो है इनका जन्म हुआ है। मात्र 36 वर्ष की आयु के हैं और सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के। अब तक का जो इतिहास है नेपाल का, उसमें सबसे यंगेस्ट है। वैसे इतिहास प्राइम मिनिस्टर बनने का ज्यादा पुराना है नहीं, ठीक है। अभी जो है नई नई ताजी ताजी डेमोक्रेसी आई है जिसको नेपाल झेल नहीं पाया है। देखिए, नया नया लोकतंत्र अगर कहीं भी किसी भी मोनार्कियल स्टेट में आता है तो भारत को अगर मैं जो है इसमें अपवाद मान लूँ, क्योंकि भारत में जिस दिन डेमोक्रेसी आई उसी दिन से डेमोक्रेसी वो स्टैंड कर गई थी। लेकिन यहाँ पे स्टैंड करने वाले जो है बड़े चांसेस हैं नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान भी देखा जाए ब्रिटिशर्स जब ब्रिटिश इंडिया था उसका पार्ट हुआ करता था, और वहाँ पे भी बहुत सारे जो है मोनार्कल छोटे छोटे फ्यूडल स्टेट हुआ करती थी, छोटे छोटे राजे महाराजे हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पे आया तो वहाँ पे भी देख सकते हैं बड़ा जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है वहाँ पे। यानी राजनीति नहीं चल पाई उस टाइम से, उस टाइप से जैसे चलनी चाहिए थी। भारत की अगर हम बात करें, भारत में डेमोक्रेसी स्टैंड की है फर्स्ट डे ऑफ डेमोक्रेसी अगर हम बात करें उसी दिन से, जिस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन से अब तक जैसे भी चल रही है। भले ही हम जो है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है उसकी अगर हम बात करें, उसमें बहुत नीचे वाले पायदान पे हों या बहुत सारे जो है इंडेक्सेस आती हैं, उनमें भी भले ही हम नीचे रह जाते हों, लेकिन डेमोक्रेसी ओवरऑल भारत में चल रही है। ये डेमोक्रेसी का प्रोसीजर दिख रहा है भारत में। लेकिन यहाँ पे बड़ा इश्यू हुआ, नई नई डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे मोनार्कियल स्टेट से डेमोक्रेसी बना। जैसे ही डेमोक्रेसी बना तो यहाँ पे जो है अलग अलग रीजन से अलग अलग जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आए। आने के बाद सत्ता की कमान हाथ में आई और उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा करप्शन यहाँ पे करना स्टार्ट किया। करप्शन का परिणाम ये हुआ कि वहाँ का जो जंजीज था वो जो है उसने आंदोलन किया, और आंदोलन करने का परिणाम ये हुआ कि ये जो महोदय हैं, सॉरी इधर है, ठीक है, ये जो महोदय हैं ये बालन शाह प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के। तो जंजीज आंदोलन का ये प्रोडक्ट है। जैसे भारत में देखा होगा इमरजेंसी के टाइम है जेपी आंदोलन चला था, और जेपी आंदोलन के 3 बड़े प्रोडक्ट निकल के आए थे, और वो नए प्रोडक्ट कौन से थे कमेंट बॉक्स में बताना क्या थे, ठीक है। ऐसे ही ये आए हैं, नए नए प्रोडक्ट हैं किसी आंदोलन से निकले हुए। जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन से जो है श्री केजरीवाल साहब आए थे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। हालांकि केजरीवाल साहब की पॉलिसीज बहुत अच्छी थी, काफ़ी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये कहानी है। चलिए, इनके बारे में हमने जान लिया है। अब हम बात करते हैं कि ये जो है आपके बालन शाह, इनका पॉलिटिकल करियर क्या रहा है। तो पॉलिटिकल करियर की अगर हम बात करें, बाय प्रोफेशन जो है ये रैपर हुआ करते थे। अभी तो बाय प्रोफेशन अगर हम बात करें इनकी, यानी इनके पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं, प्रैक्टिसेस पॉलिटिशियन हैं अभी तो। लेकिन उससे पहले क्या थे, ये रैपर थे। जैसे आपके हनी सिंह जो है वो रैपर हुआ करते हैं अभी भी, ठीक है, हनी सिंह। और उसी के हिसाब से रैप में जो है जिन चीज़ को मोटिवेट करते थे, जैसे इनकी आइडियोलॉजी थी अलग अलग, अपने आप को जो है देशभक्त बताते थे। नेपाल का ये बहुत बड़ा, जैसे कि यूथ के लीडर बन के आई है। साथ ही ये अपने रैप में ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी क्या होती है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, वो सारी बातें होती थी इनके इसमें। और जो इनका कंट्री है नेपाल, उसके डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस की बात ये हमेशा करते रहे। एक यूथ आइकन उभर के आए, कहाँ के, नेपाल के। वर्ष 2022 में इन्होंने काठमांडू की जो पॉलिटिक्स है, खास तौर पे काठमांडू शहर की जो राजनीति है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के जो चुनाव होते हैं, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली, चंडीगढ़ और जो है नोएडा वगैरह में होते हैं, तो ऐसे ही जो है काठमांडू में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के जो इलेक्शंस थे उसमें इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में ये मेयर बने वर्ष 2022 में। फिर इन्होंने जो है नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ मूव किया, और जैनजीज आंदोलन के जो परिणाम ये है कि वर्ष 2026 में ये नेपाल के प्रधानमंत्री बन के आए। अभी इनकी बातें हम क्यों कर रहे हैं, बातें इसलिए कर रहे हैं कि इनका थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता देता हूं। यहाँ पे पहले यहाँ आ जाते हैं। इन्होंने अभी जो है एक स्टेटमेंट दिया है इंडिया बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर को लेकर, एक डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा है कि भारत ही नहीं, कहीं कहीं नेपाल ने भी जो है एनक्रोच किया है, यानी सीमा पर कब्जा किया है,
या टेरिटरी को जो है कब्जे में लिया है, ऐसा इनका कहना है। दोबारा बता रहा हूं, इन्होंने ये कहा है कि केवल भारत ही नहीं, नेपाल ने भी जो है भारत की सीमा पर कब्जा किया हुआ है। जैसे ही ये स्टेटमेंट आया तो पूरा जो इनके सामने जो बुजुर्ग को की टीम है पूरी, एक जो ओपेक्स में बैठी है, उन्होंने बड़ा जो है वहां पे जो है भौकाल मचा दिया नेपाल की राजनीति में। अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूं, ये आए कैसे हैं। ये नेपाल में आए हैं, भारत और नेपाल के बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है उसको लेकर ही नेपाल में आए हैं। ये अपने ऑफिस में एक मैप रखते थे, मैप में उसको ग्रेटर नेपाल, उसकी हम आगे जिक्र करेंगे, थोड़ा बताएंगे, उसको रखते थे और जो है युवाओं को कहते थे कि देखो कैसे भारत ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ है। हालांकि ये चाइना का जो एनक्रोचमेंट है उसको भी जो है बताते हैं कि चाइना ने भी एनक्रोचमेंट किया हुआ है, और अपने मैप में बांग्लादेश को भी जो है बताते हैं कि बांग्लादेश का जो रीजन है वो भी हमारा रीजन है। तो ऐसा लेकर पूरा, क्योंकि नेपाल एक लंबी सीमा जो है वो भारत से बनाता है। तो ये कहानी थी इनकी। अब ये जो मैप लगा के राजनीति में आए हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में वो इमरान खान साहब थे, वो कंटेनर पॉलिटिक्स से आए हैं, तो ये मैप पॉलिटिक्स से आए हैं ज़्यादा। तो इसके बाद इन्होंने, जो यहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने इनको वो मैप याद दिलाया और साथ ही इन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है, आज ही स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा है कि शायद जो नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं वो भूल गए हैं कि नेपाल ने 1 इंच भी जमीन एनक्रोच नहीं की है इंडिया की, यानी 1 इंच भी जमीन को इन्होंने कब्जा बिल्कुल नहीं किया है। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा जो भी एलिगेशंस हैं वो जो है बेकार हैं, और शायद वो भूल गए हैं कि वो कभी एक मैप लगाया करते थे अपने पार्टी कार्यालय के अंदर। चलिए मैप दिखा देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ, ये मैप मेरा नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जो मैं मैप बताता हूँ, ये मैप जो है वो दिस टेरिटरीज क्लेम्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बालेन शाह, ये बालेन शाह की क्लेम्ड टेरिटरी है, मेरा मैप नहीं है। आप फिर कमेंट में जो है मैप के ऊपर बोलते हैं, तो ये जो भी मैप है वो उनके ऑफिस का मैप है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब ये मैंने समझाने के लिए बताया। इन्होंने कहा है कि जो उत्तराखंड और थोड़ा हिमाचल का जो पार्ट है वो भी हमारा पार्ट है, नेपाल का हिस्सा है, ग्रेटर नेपाल इन्होंने नाम दिया है, ग्रेटर नेपाल का। साथ ही इन्होंने कहा है कि सिक्किम के नीचे दार्जिलिंग वाला इलाका, रंगपुर, ठीक है, साउथ दिनाजपुर, ये टेरिटरी देख रहे हैं, ये वाली जो है ये बांग्लादेश की टेरिटरी है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये यहीं नहीं रुकते हैं, कभी आप ये सोच रहे हो कि केवल भारत को ही टारगेट करते हैं, ये कि बांग्लादेश की टेरिटरी भी इनकी है। और ये पार्ट आप जानते ही हैं, ये सारा जो पार्ट है ऊपर सिक्किम तक लेकर ये इंडियन टेरिटरी है। इसको ये कहते हैं कि इंडिया ने ऑक्युपाई की हुई है, ये नेपालीज टेरिटरी है जिसको इंडिया ने ऑक्युपाई किया हुआ है। और करंट नेपाल की जो ये है, ये मैंने दिखा दिया, करंट नेपाल का मैप ये है, ये मैंने आपको डिवाइड करके बताया। तो ये ऐसा क्लेम करते थे, जिसके बाद जो है काफ़ी चर्चा में आए आपके श्री बालेन शाह। अब हम बात करते हैं कि है क्या। देखिए मसला ये है कि 1816 में एक सुगोली की संधि होती है, आप हिस्ट्री पढ़ते ही होंगे। तो सुगोली की जो ट्रीटी है उसकी अगर हम बात करें, उसमें जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज क्योंकि हमारे ऊपर हुकूमत करते थे, उन्होंने जो है बताया था कि जो महाकाली रिवर है, ठीक है, इसका जो मुहाना है यहाँ पे, ये मुहाने से का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो नेपाल का हिस्सा है, और साउदर्न पार्ट जो है वो आपका इंडिया का हिस्सा है। अब यहीं से जो है डिस्प्यूट क्यों है, जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड में तो ये बातें लिख ली हैं, लेकिन इसका कहीं भी कोई मानचित्रण, मैप या कहीं भी चित्रण जो है वो नहीं लिखा, केवल मुहाने की बात कर दी है, ठीक है। अब मुहाना कहां से माना जाए? अब मुहाना ये है कि ये मानते हैं कि जहां कंप्लीट मुहाना बन जाता है, ठीक है, वो वहां से मानते हैं, ये माना जाता है। कौन मानता है? भारत मानता है। अब ये क्या है कि ये जो महाकाली रिवर है यहां से यहां तक, ये यहां पे आके जो मुहाना बनता है, 1 सेकंड ये बदल लेता हूं, देखिए ये यहां से सोर्स चलता है इसका छोटा सा, ऐसे ही चलती है। अब यहाँ पे जो मुहाना बनता है इसका, ठीक है, वो थोड़ा आगे जाकर बनता है और उसका झुकाव हो जाता है इंडिया की तरफ। इसको मानता है नेपाल कि भाई यहां से माना जाए, लेकिन इंडिया कहता है जहां से सोर्स ही चला हुआ है, वो पानी का स्रोत है बिल्कुल, वो मानेंगे हम तो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इंडिया की टेरिटरी इस तरफ मूव कर जाती है थोड़ी, तो यहाँ पे इनका जो है डिस्प्यूट है। तो इसलिए क्योंकि अब यहाँ से यहाँ क्या नहीं है, अब ये पूरी जो रिवर है आपकी, ठीक है, तो ये क्या करती है कि ये जो मुहाना है इसके लेकर ये यहाँ वाला पार्ट जो है आपका ये डिस्प्यूटेड हो जाता है। सारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है बॉर्डर डिस्प्यूट की, ठीक है। तो ये कहानी है। खैर अभी जो है थोड़ा यहाँ पे देखते हैं कि
जो नेपाल के पीएम है बालेन शाह, वो जिस पार्टी से चुन के आए हैं उसका नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी। आरएसपी के जो आपके चेयरपर्सन हैं, जो हाई कमान है, वो आपके रवि लामिछाने हैं और वो अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से पहले वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनसे भी मिले ताकि जो डिस्कस किया जाए डेवलपमेंट पार्टनरशिप के उसके ऊपर। और साथ ही जो अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं भारत के, इनसे भी मिले ताकि जो इंटरनल सिक्योरिटी है और जो सिक्योरिटी को लेकर जो पार्टनरशिप है वो बरकरार रहे। और उसके बाद जो है वो मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्होंने जो है अलग अलग इश्यूज़ पे जो है वो डिस्कस किया। साथ ही ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि अभी जो नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शिशिर खनाल, विदेश मंत्री हैं, वो भी भारत आने वाले हैं। अब इन्होंने बातें क्या की हैं कि हम जो है ना साथ में डिजिटल कॉरिडोर बनाएंगे, कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे साथ में। तो ये सारी कहानी जो है दो राष्ट्राध्यक्षों के या दो राष्ट्र के अलग अलग प्रतिनिधियों के बीच में होती है। तो ये कहानी है। अब आप मुझे ये बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या नेपाल के पीएम द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या वो जो है एलिगेशन ऐसे ही लगा रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं जो है चाइना नेपाल की पॉलिटिक्स को पुश कर रहा है? आप जो है अपनी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।